हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कि आर्यंस क्यों और कैसे भारत में आए। भारत में आने के बाद स्टार्टिंग में वो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और पंजाब के प्लेन्स में सेटल हुए और क्योंकि इनका प्राइमरी काम कैटल रियरिंग था, एग्रीकल्चर पर इनकी डिपेंडेंसी काफ़ी लिमिटेड थी, इसीलिए ये हमेशा पास्चर्स की तलाश में रहते थे। पास्चर मतलब घास वाले मैदान जहाँ पर एनिमल्स घास चरते हैं। तो पास्चर्स की तलाश में ये धीरे धीरे भारत के इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में एंटर होने लगे और 6th सेंचुरी बीसी यानी 600 बीसी तक सिचुएशन ये थी कि पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया इन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया था और इस रीजन को कहा गया आर्यवर्त। तो हमने देखा कि 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच हमें भारत में वैदिक कल्चर देखने को मिला और इसकी जानकारी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और वैदिक लिटरेचर से मिलती है। वैदिक लिटरेचर्स यानी वेद। तो समय के आधार पर वेदों को दो क्रोनोलॉजिकल स्ट्रेटा में डिवाइड किया जा सकता है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज हुए थे, जबकि बाकी के वेद कंपोज हुए थे लेटर वैदिक पीरियड में। एक्चुअली केवल ऋग्वेद से ही हमें 1500 बीसी से 1000 बीसी तक की इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसीलिए इस पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज तो किए गए थे, बट एक्चुअली में इनको लिखा या कंपाइल किया गया लेटर वैदिक पीरियड में, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के पीरियड में ऋग्वेद जनरेशन टू जनरेशन ओरल फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होता गया और 1000 बीसी से 600 बीसी तक के पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड कहा गया। तो इस वीडियो में हम लोग ऋग्वेदिक कल्चर की बात करेंगे, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक की। और जैसा कि हमने कहा कि इस पीरियड की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और ऋग्वेद में मल्टीपल जगहों पर सप्त सिंधु का जिक्र है। सप्त सिंधु यानी लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये 7 रिवर्स हैं, इंडस यानी सिंधु, सरस्वती जो अब सूख चुकी है, इसके अलावा पंजाब की 5 रिवर्स यानी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ऋग्वेद में सतलुज को शतुद्री कहा गया है, ब्यास को विपास, रावी को पारुष्णी, चेनाब को अक्सिनी और झेलम को वितास्ता। बट इनमें से किसी नदी का अगर सबसे ज़्यादा नाम ऋग्वेद में मेंशन्ड है तो वो है सिंधु और सरस्वती। रिवर यमुना और गंगा का जिक्र सिर्फ 2 बार किया गया है, यमुना का 2 बार और गंगा का 1 बार। इसका मतलब अर्ली आर्यंस को यमुना और अपर गंगा के आगे के भारत का कुछ भी पता नहीं था। उनकी ज्योग्राफिकल नॉलेज यमुना और अपर गंगा तक ही सीमित थी। इससे ये भी पता चलता है कि ऋग्वेदिक पीरियड में आर्यंस मोस्टली इंडस रीजन में ही रहा करते थे। इसके अलावा ऋग्वेद से हमें आर्यंस की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशंस और रिलीजन का भी पता चलता है। तो चलिए देखते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड में आर्यंस की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या था। उस समय आर्यंस की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक यूनिट थी कुल यानी फैमिली, और कई सारी फैमिलीज जो सब एक साथ रहती थी उन्हें कहा जाता था ग्राम यानी विलेज। इस ग्राम का एक लीडर होता था जिसे ग्रामनी कहा जाता था और कई सारे ग्रामों को एक साथ मिलाकर कहा जाता था विसु। हर एक विसु का एक लीडर होता था और उसे कहा जाता था विषयपति। इस तरह के कई सारे विसुओं को मिलाकर बनता था जन, और अर्ली वैदिक पीरियड की हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट जन ही थी। जन रिप्रेजेंट करता था एक ट्राइब को, यानी हम कह सकते हैं कि जन बेसिकली एक ट्राइबल किंगडम की तरह था जिसके मुखिया को राजन कहा जाता था। राजन यानी किंग, और क्योंकि ये एक ट्राइब के किंग हैं इसीलिए इन्हें एक ट्राइबल चीफ के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ऋग्वेदिक पीरियड में जन एक ट्राइबल किंगडम तो था, बट एक ऐसा किंगडम जिसके पास अपनी कोई लैंड नहीं थी। कहने का मतलब कि ये किसी स्पेसिफाइड एरिया ऑफ लैंड में राज नहीं करते थे। ये अभी भी पास्चर्स की तलाश में अपनी जगह बदलते रहते थे और ये राजन की जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने जन के लोगों और कैटल्स को प्रोटेक्ट करें, और इसीलिए उसे गोपति भी कहा जाता था। तो इसका मतलब राजन के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी एक टीम भी होगी जिसकी मदद से ये जिम्मेदारी को निभाते होंगे। तो इनको सपोर्ट करने के लिए जो टीम थी उसमें एक पुरोहित थे यानी प्रीस्ट। इसके साथ साथ इनके एक सेनानी भी हुआ करते थे यानी कमांडर इन चीफ। अब ये कमाल की बात है कि ऋग्वेद में सेनानी का जिक्र तो है बट कहीं भी स्टैंडिंग आर्मी का रेफरेंस नहीं मिलता है। यानी एक ट्राइब अगर दूसरी ट्राइब के साथ वॉर में जाती है तो वॉर से पहले ही सेना तैयार की जाती थी। इसके अलावा राजन के सपोर्ट के लिए 2 ट्राइबल असेंबलीज भी थी जो राजन को जुडिशियल और पॉलिटिकल फंक्शंस में हेल्प करती थी।
ये दो ट्राइबल असेंबलीज थी, सभा और समिति। सभा में ट्राइब के ओल्डर और एक्सपीरियंस लोग हुआ करते थे जो समय समय पे राजन को सलाह देते थे, और समिति एक जनरल बॉडी थी जिसमें उस ट्राइब के सभी मेंबर्स हुआ करते थे। ये सभा और समिति होने का फ़ायदा ये था कि राजन अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, उसके पास लिमिटेड पावर्स थी। और ऋग्वेद के हिसाब से ये माना जा सकता है कि उस समय एक मोनार्कियल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ जनरली राजा का बेटा ही राजा बनता था। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा मैंडेटरी था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं था, क्योंकि ऋग्वेद में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिला जहाँ पर एक फैमिली के लोगों ने 5 से ज़्यादा जनरेशन तक राज किया हो। तो हमने देखा कि एक ट्राइबल किंगडम में पॉलिटिकल व्यवस्था किस प्रकार की थी। ऋग्वेदिक पीरियड में इस तरह के एटलीस्ट 30 क्लैंस और ट्राइब्स मेंशन्ड हैं, और उनमें से 5 को ऋग्वेद ने मेजर ट्राइब्स या मेजर जन बताया है, जिन्हें पंचजना कहा गया है। तो ऋग्वेदिक पीरियड में जो मेजर ट्राइब्स थी वो थी तुर्वासा, अनु, यदु, पुरु, मत्स्य और भारत। तो ये थी ऋग्वेदिक पीरियड की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आगे की वीडियोस में हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड के सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशंस को भी डिटेल में कवर करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री की सभी वीडियोस की पीडीएफ आप बुक्सतावा ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।